दोस्तों आज की इस क्लास में सीटेट प्राथमिक स्तर के लिए गणित के प्रीवियस ईयर के पेपर का टेस्ट लेंगे। यहाँ पर दोस्तों कुल 30 प्रश्नों को देखेंगे क्योंकि 30 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा गणित विषय के अंतर्गत। दोस्तों प्राथमिक स्तर में गणित सभी के लिए अनिवार्य होता है। 30 नंबर का जो पूछा जाता है गणित वह सभी के लिए अनिवार्य होता है, सभी को हल करना होता है। और सीटेट एग्जाम में दोस्तों प्राथमिक स्तर में जो मैथ पूछा जाता है बहुत ही आसान पूछा जाता है। आप लोग यहाँ पर देखिए कैसे प्रश्न गणित के पूछे गए हैं। यह दोस्तों जुलाई 2024 का पेपर है, तो आप लोग इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कीजिए। हर प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। अपने पास एक कलम और कॉपी रखिए। यहाँ पर आपको प्रश्न दिखा दिया जा रहा है, थोड़ा सा हिंट आपको दे दिया जाएगा। आपको जल्दी से कैलकुलेशन करके हर प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइएगा 30 में आपका कितना स्कोर सही होता है। देखिए दोस्तों सीटेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर के बहुत से प्रश्न रिपीट होते हैं, तो आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। 12,000 प्लस 1300 प्लस 2 10 बराबर है। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसको जल्दी से सॉल्व करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न है 12,000 प्लस 1300 प्लस 2 10,000। बस प्रश्न को पहले अच्छे से समझिए। 12,000 का मतलब पहले आप 12,000 लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या है प्लस 1300, प्लस 1300 आप लिख दीजिए इसके नीचे या इसके आगे, ठीक है। इसके बाद प्लस 2 10 बराबर है। 2 10 का मतलब 2 बार 10 मतलब 10 और 10 मतलब 20। 2 10 का मतलब 20, 2 गुणे 10 मतलब 20। तो इस तरह से जोड़ दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 1 3, यहाँ पर 1। तो 13,320। 13,320 कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 13,320। तो आसानी से ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस आपको प्रश्न अच्छे से समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर 13,320 चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। 1 करोड़ है, 100 मिलियन, 10 मिलियन, 1 मिलियन या 1 बिलियन। ये सभी प्रश्न दोस्तों जुलाई 2024 में पूछे गए हैं। पेपर आपके सामने है। आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। 1 करोड़ है, किसके बराबर होता है 1 करोड़? आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों याद रखिएगा 1 करोड़ 10 मिलियन के बराबर है। यहाँ पर 10 मिलियन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन दशमलव की अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उचित है? चार ऑप्शन आपके सामने है। संख्या चार्ट, डायनिस ब्लॉक्स, टेलर का गिनतारा, ग्राफ पेपर। आप लोग जल्दी से बताइए कौन सा संसाधन दशमलव की अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उचित है। देखिए दोस्तों दशमलव की अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उचित है डायनिस ब्लॉक्स और ग्राफ पेपर। यहां पर डायनिस ब्लॉक्स और ग्राफ पेपर आपका राइट आंसर हो जाएगा। डायनिस ब्लॉक्स और ग्राफ पेपर दोनों संसाधन दशमलव की अवधारणा को समझने के लिए सबसे उचित है, ठीक है। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी और डी। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किस अक्षर की कोई सममित रेखा नहीं है? आप लोग जल्दी से बताइए किस अक्षर की कोई सममित रेखा नहीं है। देखिए दोस्तों एक आकृति में रैखिक सममित होती है यदि उसे एक रेखा के अनुदिश मोड़ने पर आकृति के बाएं और दाएं भाग एक दूसरे के पूर्णतया संपाती हो जाएं, ठीक है। तो वह रेखा उस आकृति की सममित रेखा कहलाती है। तो यहां पर आपका जो यक्स लिखा गया है इसमें पूछा गया है किस अक्षर की कोई सममित रेखा नहीं है, तो यक्स की सममित रेखा है। इसको आप मोड़ेंगे तो ये संपाती होगी दाएं और बाएं भाग मिलाकर, ठीक है। और यहाँ पर ए है, ये भी इसमें भी सममित रेखा है। एम है, इसको भी आप मोड़ेंगे तो इसमें भी सममित रेखा मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो एल लिखा गया है इसकी कोई सममित रेखा नहीं है, ठीक है। एल अक्षर की कोई सममित रेखा नहीं है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसे ही प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी सप्ताह में एक दंत चिकित्सालय में मरीजों की संख्या इस प्रकार थी। यहाँ पर दिन मरीजों की संख्या दी गई है। सोमवार को 25 मरीज हैं, मंगलवार को 38, इस तरह से टोटल यहाँ पर दिया गया है। इस तालिका के आधार पर गलत कथन को चुनना है आपको। तो इसके लिए आपको चारों विकल्प देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है मरीजों की कुल संख्या 200 थी। अब इसके लिए क्या करेंगे, आप पूरा जोड़िए, जोड़कर देखिए क्या मरीजों की कुल संख्या 200 है। आप लोग एक बार जोड़िए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर बताना है गलत कौन सा है। तो यहां पर देखिए, जोड़कर देखते हैं। आप लोग जल्दी से जोड़कर बताइए कितना होता है। 25, 38, 45, 18, 36, 39। कैलकुलेशन करके बताइए क्या 200 होती है। तो देखिए दोस्तों, इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे, जोड़ेंगे तो ये 201 होता है। क्या होता है, 201 होता है, जो कि ये गलत है। यहां पर लिखा है 200 है, मरीजों की कुल संख्या क्या है, 200 है, और जोड़ने पर आ रहा है 201। तो पहला ही गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पूछा है गलत कथन कौन सा है। ठीक है, आंकड़ों का परिसर 27 है। क्या आंकड़ों का परिसर सच में 27 है? इसके लिए आपको आंकड़ों का परिसर देखना होगा। परिसर के लिए सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, देखिए 45 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे तो परिसर आ जाएगा। इसमें सबसे छोटी कौन सी है, 18 है। 45 माइनस 18 बराबर 27। तो आंकड़ों का परिसर 27 है, बिल्कुल सही है, यहां पर 27 लिखा भी है। अधिकतर दिनों में मरीजों की संख्या 30 से अधिक थी। क्या यह सही है? तो यह भी सही है। आप देखेंगे यहाँ पर देखिए 38 है, 30 से अधिक है। 45 30 से अधिक है। 30 से अधिक 36 है। 30 से अधिक 39 है। तो बिल्कुल सही लिखा है, अधिकतर दिनों में मरीजों की संख्या 30 से अधिक थी। सोमवार और बुधवार को मरीजों की संख्या का अंतर 20 है। क्या यह सत्य है? तो देखिए दोस्तों, सोमवार को मरीजों की संख्या 25 है और इसके बाद बुधवार को 45 है। इसमें कह रहा है कि सोमवार और बुधवार को मरीजों की संख्या का अंतर 20 है। तो 45 में क्या करेंगे, 25 को माइनस कर देंगे। 45 माइनस 25 बराबर 20। बिल्कुल सत्य है, ये भी सत्य है। यहां पर गलत पूछा गया था तो पहला ही गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। ऐसे ही प्रश्न प्राथमिक स्तर में पूछे जाते हैं सीटेड एग्जाम में। यदि x अनुपाते y बराबर p अनुपाते q तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इसके लिए आपको चारों विकल्प देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो लिखा है x अनुपाते y, इसे x बटा y लिख सकते हैं, और आगे जो p अनुपाते q लिखा गया है इसे p बटा q लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों पक्ष यहाँ पर अब बराबर होने चाहिए। विकल्प में आप देखेंगे दोनों साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड बराबर होने चाहिए। यदि राइट साइड प्लस है तो लेफ्ट साइड भी प्लस होना चाहिए। इस तरह से अभी आपको करके दिखाते हैं। जैसे x प्लस वाई, पहले में देखिए x प्लस वाई अनुपाते y बराबर p प्लस क्यू अनुपाते q है। तो इसके लिए x प्लस वाई बटा y इसको लिख सकते हैं जो अनुपाते y है, और बराबर p प्लस क्यू बटा q लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों पक्ष में ये बराबर है, इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, और सब कुछ इसमें बराबर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये सत्य है आपका पहला। ऐसे ही यहाँ पर भी देखेंगे x माइनस वाई है, तो इसे x माइनस वाई बटा y लिख सकते हैं, बराबर p माइनस क्यू बटा q लिख सकते हैं। तो इसमें भी देखिए माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी, ऊपर नीचे सब बराबर दिख रहा है। ठीक है, तो दूसरा भी आपका बराबर है। तीसरा देखते हैं, x अनुपाते p है तो x बटा p लिख सकते हैं, और बराबर y बटा q लिख सकते हैं जो अनुपात है। तो यहाँ पर भी देखिए दोनों बराबर ही हैं। चौथे में देखिए आप, 3 आपको बराबर मिल गया। चौथे में देखिए x प्लस वाई अनुपाते x है, तो इसे x प्लस वाई बटा x लिखेंगे, बराबर p माइनस क्यू अनुपाते p प्लस क्यू है तो बटा p प्लस क्यू लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाएं साइड में x प्लस वाई है और दाहिने में p माइनस क्यू है, मतलब इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, जबकि इसमें भी प्लस होना चाहिए था, या फिर दोनों माइनस होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है, और यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा सत्य है, तो 3 तो सत्य मिल गए, ए बी सी। तो ए बी सी आपका सत्य है, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन सत्य नहीं है। तो इस तरह से आप पूरा कैलकुलेशन, पूरा विकल्प देखेंगे, कैलकुलेशन करके चेक करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन भारतीय गणितज्ञों को
संख्यात्मक विश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट करके। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रामानुजन और वराह मिहिर। यहाँ पर पहला और तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामानुजन और वराह मिहिर को संख्यात्मक विश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, संख्याओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सभी धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या है, सत्य है। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सत्य है। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर सभी कथन सत्य हैं, सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न पर सभी को कॉमन अंक दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर सभी नहीं लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मुख्य उपागम जिसकी सलाह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में, मुख्य उपागम जिसकी सलाह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गणित के शिक्षण अधिगम को लेकर की गई है, वह है क्या है? आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा रचनात्मकतावाद। क्या है? रचनात्मकतावाद है, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कक्षा में विद्यार्थी प्रतिशतता छूट पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। एक प्रश्न में विद्यार्थियों को प्रत्येक मोटरसाइकिल पर 8% छूट के साथ 2 मोटरसाइकिलों के मूल्य का परिकलन करने की आवश्यकता है। एक समूह दोनों मोटरसाइकिलों के कुल मूल्य का परिकलन करता है और फिर कुल मूल्य में 16% काट लेता है। इस समूह द्वारा प्रयोग की गई विधि क्या है? गलत है या सही है, या प्रश्न को हल करने की वैकल्पिक कार्यनीति है, या गलत है क्योंकि उन्होंने कुल मूल्य से 8% की जगह 16% छूट काट दी। आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 2 मोटरसाइकिलों के मूल्य का परिकलन करते समय एक विद्यार्थी 8% छूट के स्थान पर 16% काट लेता है। इसलिए इस समूह द्वारा प्रयोग की गई विधि क्या है? गलत है। पहली चीज तो गलत है। क्यों? क्योंकि 2 मोटरसाइकिलों का मूल्य ज्ञात करने के लिए उन्हें कुल मूल्य में से 8% छूट काटनी होगी। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कुल मूल्य से 8% की जगह 16% छूट काट दी। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समीकरण पढ़ाते समय शिक्षिका अद्वितीय हल वाले रैखिक समीकरण की अवधारणा को समझाती है। वह आगे पूछती है, अगर हल दिया गया हो तो आप कितने समीकरण बना सकते हैं? सही विकल्प चुनें। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। देखिए दोस्तों, समीकरण पढ़ाते समय शिक्षिका अद्वितीय हल वाले रैखिक समीकरण की अवधारणा को समझाती है तथा इसके बाद एक प्रश्न पूछती है, यदि अद्वितीय हल दिया गया हो तो हम कई समीकरण बना सकते हैं। यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कई समीकरण बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, 2 स्तंभ दिए गए हैं, स्तंभ 1 और स्तंभ 2, यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिलान करेंगे। श्यामपट्ट का एक फलक, श्यामपट्ट का एक फलक एक तल के एक भाग के रूप में निरूपित करता है। तो यहाँ पर एक तल का एक भाग रूप में निरूपित करता है। तो यहाँ पर ए को हम किससे मिलाएंगे? तीसरे से मिलाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है? एक रेखा, एक रेखा की निश्चित लंबाई नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। एक रेखा की निश्चित लंबाई नहीं होती है, तो इसे हम चौथे से मिलाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक किरण है, एक किरण का एक अंत बिंदु होता है। क्या होता है? एक अंत बिंदु होता है। तो यहाँ पर एक अंत बिंदु से मिलाएंगे, मतलब इसे हम दूसरे से मिलाएंगे। इसके बाद क्या है? रेखाखंड, एक रेखाखंड, एक रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं। कितने? 2 अंत बिंदु होते हैं, तो इसे पहले से मिलाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि 7*2 गुणे 123, तो आगे यहाँ पर 92,496 है, तो स्टार का मान यहाँ पर पूछा गया है। अब इसके लिए आपको क्या करना है? यहाँ पर विकल्प, आपको विकल्प से सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला विकल्प यहाँ पर 5 है, तो स्टार के स्थान पर 5 रख के देखिए। 5 रख के आप देखिए, यदि 92,496 आता है तो आपका सही है। जैसे कि 7*2 है, तो स्टार के स्थान पर 5 लिख देंगे, 7 5 2 हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे? 123 का गुणा करेंगे।
आप लोग गुणा करके देखिए क्या 92,496 आता है, तो बिल्कुल 92,496 आएगा, 92,496। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग गुणा करके इसको देख सकते हैं, ये कैलकुलेशन पर आधारित सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौम्य ने 13/1/1992 को नौकरी करना आरंभ किया और 31/3/2023 को उसने सेवानिवृत्त ले ली। उसकी नौकरी की अवधि थी। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से सॉल्व कीजिए। यहाँ पर आपको माइनस करना है, आप देख लीजिए कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर जो 31/3/2023 है, इसमें आप 13/1/1992 माइनस करके अपना निकालिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1992 है, यहाँ पर 2023 है। इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो ये 31 वर्ष आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, इसमें डिफरेंस देखेंगे तो 31 वर्ष 2 महीने आएगा। उसके बाद आपका 31 वर्ष 2 महीने और 19 दिन आएगा। टोटल डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर 31 वर्ष 2 मास और 19 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। गणित की कक्षा में विद्यार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकलन तकनीक उपयुक्त नहीं होगी। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो इसके लिए दोस्तों समकक्षी आकलन तो उपयुक्त है, रचनात्मक आकलन भी उपयुक्त है, नैदानिक आकलन भी उपयुक्त है, लेकिन योगात्मक आकलन ये उपयुक्त नहीं है। गणित की कक्षा में विद्यार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता की पहचान के लिए योगात्मक आकलन तकनीक उपयुक्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि योगात्मक आकलन का उद्देश्य किसी शिक्षण इकाई के अंत में विद्यार्थियों के सीखने का आकलन किसी मानक के आधार पर करना है। तो यहाँ पर योगात्मक आकलन उपयुक्त नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं के लिए आधारभूत संक्रियाओं में अभिकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं के लिए आधारभूत संक्रियाओं में अभिकलन के लिए इसमें बच्चे की अनौपचारिक कार्यनीतियों को विकसित करने की क्षमता समाकलित है, यह आपका बिल्कुल सही है। इसके साथ में इसमें बच्चे की अनुमान लगाने की क्षमता समाकलित है, यह भी आपका सही है। इसमें बड़ी संख्याओं के साथ परिकलन करने की बच्चे की क्षमता समाकलित है, ये गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं के लिए आधारभूत संक्रियाओं में अभिकलन के अंतर्गत बच्चे की अनौपचारिक कार्यनीतियों को विकसित करने की क्षमता तथा अनुमान लगाने की क्षमता समाकलित होती है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गणित कक्षा में शिक्षक भिन्न भिन्न कोणों की अवधारणा को समझाता है या समझाती है, उसे यह अनुभूत होती है कि कैंची को समझाने के लिए सर्वोत्तम उदाहरण है। सर्वोत्तम उदाहरण क्या होगा कैंची को समझाने के लिए? तो देखिए दोस्तों, सर्वोत्तम उदाहरण होगा शीर्षाभिमुख कोण और इसके साथ में कोणों का रैखिक युगल। ए और बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गणित की कक्षा में शिक्षक भिन्न भिन्न कोणों की अवधारणा को समझाता है, इस दौरान उसे यह अनुभूत होती है कि कैंची शीर्षाभिमुख कोण तथा कोणों के रैखिक युगल को समझाने के लिए सर्वोत्तम उदाहरण है। तो दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले भाग करना है, भाग करिए, उसके बाद आपको यहाँ पर माइनस करना है। तो भाग करके देखिए यहाँ पर आंसर क्या आता है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए, कैलकुलेशन जल्दी से कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। चलिए इसको सरल कीजिए। यहाँ पर हम 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 इस तरह से काटेंगे। और यहाँ पर 5 दूनी 10, 2 12 23, 5 चौक 20, 3 23 33, 5 छंग 30, 3 33 32, 5 छंग 30, 2 32 21, 5 चौक 20, 1 21, 5 दूनी 10, ये कट गया। अभी ये किससे कटेगा, 11 से, 11 एकम 11, फिर 0, फिर 11 एकम 11, और ये भी 11 दूनी 22, 2 24 26 हो गया, फिर 11 दूनी 22, 4 26 46 हो गया, 11 चौक 44, 2 46 24 हो गया, 11 दूनी 22, 2 24 फिर 22 बन गया, फिर 11 दूनी 22। ठीक है, अभी ये और कटेगा, 101 से ये कटेगा, 101 से 2 बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे तो ये आपका 202 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद फिर कितनी बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा,
और फिर इसके बाद 2 बार जाएगा। इस तरह से यहाँ पर 222 आ जाएगा, 222। और यहाँ पर प्रश्न में -222 था, फिर -222 करेंगे, फिर बराबर ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, आसानी से आप इसे कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें भी कैलकुलेशन ही करना है। 1/9, 1/21, 3/7 और 12/63 को अवरोही क्रम में भिन्न प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर अवरोही क्रम लिखना है, तो अवरोही क्रम लिखने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप दशमलव में बना लीजिए, इससे आपको आसानी होगी। जैसे 1/9 है, इसको दशमलव में बनाइए, कितना हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, ये 10 बन जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 9 एक कम 9, 1 10, फिर 10 बन जाएगा, फिर एक बार, फिर एक बार, 3 अंकों तक ले जा सकते हैं, ले जा करके चेक करेंगे दशमलव के बाद। अब इसके बाद 1/21 है, इसको भी आप लोग भाग करके देखिए कितना आता है, दशमलव लगाएंगे, 10 बन जाएगा, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ा देंगे। उसके बाद कितनी बार जाएगा, 0 के बाद 100 बन जाएगा, फिर 4 बार ले जाएंगे, 4 के बाद फिर जो है ये लगभग 7 बार जाएगा। ऐसे ही आपको देखना है 3/7, इसमें भी आप देखिए दशमलव लगाएंगे, 30 बन जाएगा, तो 7 चौक 28, ये चला जाएगा, 28 2 30, 2 का मतलब 20 बन गया, फिर 7 दूनी 14, 6 20, 60 बन गया, 7 8 56, इस तरह से जाएगा। इसके बाद 12 बटा क्या है, 12/63 है, इसमें भी देखिए दशमलव लगाएंगे, 120 बन जाएगा, 2 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार जाएगा। इसके बाद आपका ये फिर 9 बार जाएगा, फिर 0, तो इस तरह से यहाँ पर दशमलव बन गया। अब इसको यहाँ पर देखेंगे, दशमलव के बाद जो बड़ा है वह फिर आपका बड़ा होगा, जो छोटा है वह छोटा होगा। दशमलव के बाद ये 4 देखिए है, तो ये सबसे पहले होगा, 3/7 ये सबसे पहले आएगा, 3/7 देखिए, दूसरे तीसरे में 3/7 पहले है, तो ये जो है पहले नंबर पर आएगा आपका 3/7। इसके बाद इससे छोटा कौन सा है, दशमलव के बाद 1 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है, दूसरे अंक पर 1 है, यहाँ पर दूसरे पर 9 है, तो 12/63 आएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर ये आएगा 12/63। तो इसमें देखिए यहाँ पर मिल गया आपको 3/7 के बाद 12/63, और किसी में नहीं है 3/7 के बाद, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक अंडे का द्रव्यमान लगभग 65 ग्राम है, 2 दर्जन अंडों का द्रव्यमान कितना है, आप लोग कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए एक अंडे का द्रव्यमान कितना दिया है, 65 ग्राम दिया है, और 2 दर्जन अंडों का द्रव्यमान पूछा गया है, 2 दर्जन अर्थात 24 अंडों का द्रव्यमान पूछा गया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 24 गुणे 65 कर देंगे, तो ये आपका 1560 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। जबकि 1560 ग्राम यहाँ पर नहीं दिया गया है, मतलब 1560 जो ग्राम है इसको हम किलोग्राम में बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किलोग्राम भी दिया गया है। तो 1000 से इसमें भाग करेंगे तो ये आपका 1.56 किलोग्राम आपका हो जाएगा, मतलब 1 किलोग्राम आपका हो जाएगा और 560 ग्राम हो जाएगा, 1 किलोग्राम और 560 ग्राम। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.56 किलोग्राम, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1.56 किलोग्राम। तो इस तरह से आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या गणित की एक प्रयोगशाला की विशेषताओं को निरूपित करता है। ऑप्शन आपके सामने है, यह अनौपचारिक अन्वेषण के द्वारा गणित में आनंद लेने का स्थान है, सही है। इसके बाद यह प्रयोगों के द्वारा गणितीय प्रमेयों को सिद्ध करने के अवसर प्रदान करती है। क्या गणित की एक प्रयोगशाला की विशेषताओं को निरूपित करता है, यहाँ पर सही विकल्प चुनना है। गणित के लिए यहाँ पर कह रहा है कि प्रयोगों के द्वारा गणितीय प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए अवसर प्रदान करती है, ये गलत हो जाएगा आपका। कंजेक्चर बनाने, उनकी जांच करने और देखे गए पैटर्न का सामान्यीकरण करने के अवसर प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। इसका उपयोग विद्यार्थियों के गणित के ज्ञान का आकलन करने के लिए और तदनुसार उसको ग्रेड देने के लिए किया जाता है, ये गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए और सी, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुनियादी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2022 ने अमूर्त गणितीय अवधारणा के शिक्षण के समय निम्नलिखित घटकों के महत्व पर प्रकाश डाला है।
यहाँ पर क्रम आपको बताना है। लिखित चिन्ह, अनुभव, बोलचाल वाली भाषा, चित्र, यहाँ पर इसका क्रम बताना है, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। उपयुक्त क्रम आप बताइए। अमूर्त गणितीय अवधारणा के शिक्षण के समय इन घटकों का कौन सा निम्नलिखित उपयुक्त क्रम होगा। तो सबसे पहले अनुभव को महत्व दिया जाएगा, तो अनुभव आपका पहले स्थान पर आएगा, फिर बोलचाल वाली भाषा, फिर उसके बाद चित्र, फिर इसके बाद लिखित चिन्ह। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा BCDA। ठीक है, तो यहाँ पर अनुभव, फिर बोलचाल वाली भाषा, फिर चित्र, फिर लिखित चिन्ह, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजू के पास प्रत्येक 20 लीटर वाले प्रत्येक 5 बर्तनों में तारपीन का तेल है। उसने इसे 5 लीटर वाले 10 बर्तनों, 2 लीटर वाले 10 बर्तनों और बाकी को 1 लीटर वाले बर्तनों में भरा। 1 लीटर वाले बर्तनों की संख्या क्या है, आपको यह बताना है। आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, राजू के पास तारपीन के तेल की कुल मात्रा कितनी है। यहाँ पर राजू के पास प्रत्येक 20 लीटर वाले, कुल मात्रा यहाँ पर 20 है। 20 लीटर वाले प्रत्येक 5 बर्तन तारपीन का तेल है, तो 20 गुणे 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा 100 लीटर। राजू के पास तारपीन के तेल की कुल मात्रा कितनी है, 100 लीटर है। ठीक है, अब देखिए उसने 5 लीटर वाले 10 बर्तनों, 5 लीटर वाले 10 बर्तनों में तेल की मात्रा कितनी हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, 5 गुणे 10 कर देंगे, 50 लीटर हो जाएगी। फिर 2 लीटर वाले 10 बर्तनों, तो 2 लीटर वाले 10 बर्तनों में तेल की मात्रा 2 गुणे 10 कर देंगे, 20 लीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, बाकी को 1 लीटर वाले बर्तनों में भरा, मतलब शेष तेल की मात्रा क्या हो जाएगी, टोटल 100 था, इसमें क्या करेंगे माइनस कर देंगे ये 50 और 20 को जोड़ करके, तो 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 70 बराबर ये 30 लीटर। 30 लीटर ये आएगा शेष तेल की मात्रा। तो 30 लीटर तारपीन के तेल को 1 लीटर वाले बर्तनों में भरना है। 1 लीटर वाले बर्तनों में भरने के लिए आवश्यक बर्तनों की संख्या पूछा गया है, तो क्या करेंगे 30/1 कर देंगे 1 लीटर के लिए, तो बराबर 30 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 30 आपका 1 लीटर वाले बर्तनों की संख्या 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। तो इस तरह से आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित में से बच्चों के लिए कौन सा अधिगम अनुभव समाज तथा दैनिक जीवन में गणित के योगदान को प्रतिबिंबित करता है। पहला है, छोटे समूह वाले ऐसे खेल खेलना जो गणितीय कौशल एवं अवधारणाओं पर आधारित हो, बिल्कुल सही है। औपचारिक एवं अनौपचारिक भाषा दोनों का उपयोग कर गणितीय विचारों का लिखित में संप्रेषण, यह भी सही है। रोजगार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोगों से मिलना तथा अन्वेषण करना कि वे अपने काम में गणित का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, यह भी सही है। दैनिक जीवन में उत्पन्न डाटा को एकत्र करना, सुव्यवस्थित करना और निरूपित करना तथा प्रतिपादित करना, यह भी आपका सही है। तो यहाँ पर सभी चारों ऑप्शन आपका सही है, इस पर कॉमन अंक दिया गया था, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर जल्दी से बताइए। 22 हेक्टोमीटर 8 डेकामीटर बराबर है, किसके बराबर है आपको यह बताना है। देखिए दोस्तों, 1 हेक्टोमीटर बराबर होता है 100 मीटर। ठीक है, और 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर होता है, और 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है 22 हेक्टोमीटर। 22 हेक्टोमीटर का मतलब 22 गुणे 100 कर देंगे और आगे प्लस लगा देंगे। 8 डेकामीटर है, तो यहाँ पर 8 गुणे 10 कर देंगे, क्योंकि 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 10 से गुणा कर देंगे। अब दोनों को गुणा करके जोड़ेंगे, 22 का 100 में गुणा करेंगे तो ये 2200 हो जाएगा, प्लस 10 अट्ठे 80 ये आपका हो जाएगा। टोटल ये 2280 मीटर राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन 2280 मीटर। तो इस तरह से आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, गणित की एक शिक्षिका कक्षा में विवृत एवं संवृत वक्र की अवधारणा पर चर्चा करती है। विद्यार्थियों की बेहतर समझ के लिए वह 4 बिंदुओं के साथ एक उदाहरण देती है। अगर वक्र विवृत है तब 4 बिंदुओं की स्थिति है। ऑप्शन आपके सामने, आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, गणित की एक शिक्षिका कक्षा में विवृत एवं संवृत वक्र की अवधारणा की बेहतर समझ के लिए 4 बिंदुओं का उदाहरण देती है। यदि वक्र विवृत है तो चारों बिंदु एक सरल रेखा में होंगे, अर्थात संरेखी होंगे, सभी
संरेखी होंगे। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक त्रिभुज के दो कोण 50 डिग्री और 30 डिग्री हैं, तब त्रिभुज का तीसरा कोण है। देखिए दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। दो कोण पता है, तीसरा आपको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? 180 में दोनों कोणों को माइनस कर देंगे। 180 माइनस जो 30 और 50 है, इसको जोड़ के 50 प्लस 30 इसको जोड़ के माइनस कर देंगे 180 में। 180 माइनस 50 30 80 बराबर ये 100। 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, कथन गणित उन स्तरों में पदानुक्रमित है जो कि तार्किक रूप से व्यवस्थित है के लिए निम्नलिखित में से कौन सही उदाहरण है? सही उदाहरण आपको यहाँ पर बताना है। पहला है, पूर्णांकों की अवधारणा को संख्याओं के गुणन और भाग की अवधारणा से पूर्व विकसित करने की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल गलत है। गुणन योग की अवधारणा का अनुपालन करता है और उस पर विकसित होता है, यह आपका बिल्कुल सही है। गुणन योग की अवधारणा का अनुपालन करता है और उस पर विकसित होता है, यह आपका सही है। संख्या बोध को योग और व्यवकलन की अवधारणा से पूर्व विकसित करने की आवश्यकता होती है, तो यह भी आपका सही है। तो इस तरह से बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी तीसरा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, अंकों 5 1 0 3 9 और 6 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या का अंतर आपको बताना है। चलिए इसका अंतर जल्दी से कमेंट करके बताइए, राइट आंसर क्या होगा। सबसे बड़ी इसमें आप बनाइएगा, जो सबसे बड़ी संख्या है उसे सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले क्या है? 9 है, मतलब सबसे बड़ी क्या है इसमें? आप देखेंगे 9 सबसे बड़ी है। 9 इससे छोटी क्या है? देखिए पूरा 6 है। 6 से छोटी क्या है? 5 है। 5 के बाद क्या है? 3 है। 3 के बाद क्या है? 1 है और इसके बाद 0। अब इसके बाद सबसे छोटी इसमें बनाना है, तो सबसे छोटी पहले लिखेंगे। 0 लिखेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले 1 लिखना पड़ेगा, फिर 0 लिखेंगे। इसके बाद 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, फिर 6, फिर 9। सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या इसके आधार पर यहाँ पर लिखा गया है। अब इसका अंतर बताना है। इसका अंतर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, अंतर क्या होगा। तो इसका अंतर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 10 में से 9 घटाएंगे 1 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर 4 आपका हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा, और फिर 1, फिर 6, फिर 8। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 43 47 53 59 67 71 73 में लुप्त संख्या बताइए। यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा आपको यह बताना है। तो इसमें देखिए कौन सा क्रम चल रहा है। इसमें पहले 43 था, फिर 47, फिर 53, फिर 59। इसमें कुछ रिलेशन आपको ढूंढना है, आप लोग ढूंढ कर बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो संख्याएं लिखी गई हैं ये क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, और ये क्रम से लिखी गई हैं। 43 के बाद 47 है, 47 के बाद फिर आपका 53 हो गया, 53 के बाद 59 हो गया, इसके बाद अगली संख्या क्या होगी? 61 होगी। 61 के बाद 67, फिर 71, फिर 73। तो क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ पर 61 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया मैथ का। आप लोग कमेंट करके बताइए 30 में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों इस बार भी सीटेट एग्जाम में पूछे जाएंगे। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।